पिछले टॉपिक में हम लोगों ने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखा था कि वो क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इस टॉपिक में हम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दोबारा से रिकॉल करूं तो ये तमाम वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अर्थ के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और अपने आप को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। सो इनको रिक्रिएट करने के लिए एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारे पास नेचुरल साइकिल्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को दोबारा से रिक्रिएट करवाते हैं। अगर मैं कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करूं जो आपकी चैप्टर में गिवन है, उनके अंदर एयर है, वाटर है, लैंड है और वाइल्ड लाइफ है। इन सब को हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर की। अगर आप अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखो तो वो जिस चीज से क्रिएट हुआ हुआ है उसको हम लोग एयर कहते हैं। एयर वो थिक ब्लैंकेट है जिसके अंदर वो तमाम लाइफ सस्टेनेबल गैसेस होती हैं जिनकी वजह से लिविंग थिंग्स अर्थ के ऊपर सरवाइव करें। अगर एयर का ब्लैंकेट ना हो तो हम लोग सन के हार्मफुल रेडिएशन से एक्सपोज हो जाएं और हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी इंपॉर्टेंट गैसेस मौजूद ना हो। तो ये तमाम जो है ये हमारे पास एटमॉस्फेयर यानी अर्थ की बदौलत है। हम अर्थ की कंपोजिशन की बात करूं, अर्थ की कंपोजिशन को आप लोग स्टडी करने से पहले इस चीज को याद रखें कि जो अर्थ की कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द अर्थ सेम है। यानी अगर मैं न्यूयॉर्क की अर्थ और इस्लामाबाद की अर्थ को कंपेयर करूं तो उसके ऊपर जो एयर होगी उसकी कंपोजिशन यही वाली होगी जो कि हमें इस टाइम पाई चार्ट में नजर आ रही है। अब पाई चार्ट में देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 98.0.84% है और फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है वो हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि 20.946 है परसेंट, एंड देन हमारे पास जो है वो आर्गॉन है जो कि 0.935 है और फिर हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.035% है। अब आप यहाँ पे देखें तो जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है। सो दैट्स वाई जब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन है उसका सबसे बड़ा रिजर्वॉयर जो है वो दुनिया के अंदर एयर के अंदर है। सो दैट्स वाई एयर के जरिए जो है वो हम नाइट्रोजन को रिसाइकिल करते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया जिसको जो है वो प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो एयर है ये हमेशा से प्योर नहीं रही। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी और वो एनर्जी हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से की। और जब फॉसिल फ्यूल बर्न्स होते हैं तो वी ऑल नो कि वो कुछ ऐसे हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं जो कि एयर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यानी कि वो गैसेस जो होते हैं वो एयर के अंदर जाती हैं और उसकी वजह से जब वो गैसेस ह्यूमन इनहेल करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर सर्टेन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो दैट्स वाई इस चीज़ को हम लोग एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जो गैसेस एयर में रिलीज होती हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर है। ये तमाम एयर जो है ये बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज होती हैं और उनके रिलीज की वजह से जो है वो एयर के अंदर जो है वो पोल्यूशन का नंबर या पोल्यूशन की परसेंटेज डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अब ये जो एयर पोल्यूशन हुई है इससे हमारी अर्थ पे दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि ग्लोबल वार्मिंग करवा रहा है। उसके बाद है एसिड रेन। एसिड रेन उस टाइम क्रिएट होती है जब आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर वाटर वेपर्स के साथ मिलकर एसिड के फॉर्म में रेन के जरिए जो है वो जमीन पर आते हैं और जमीन के अंदर जितने भी वाटर बॉडीज है ये जो अर्थ की बिल्डिंग्स हैं उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं पानी की, क्योंकि पानी ही तो जिंदगी है। जब मैं दुनिया को देखूं तो हमारी अर्थ जो है वो 70% पानी से कवर है और इवन अगर आप अपने आप को देखें तो हमारी बॉडी के मास के अंदर 70% वाटर है और इवन कुछ मछलियां जिनको हम लोग जेलीफिश कहते हैं वो जो है वो 97% वाटर से क्रिएट हुई हैं। इट मीन्स कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए पानी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर पानी के इस्तेमाल की बात करें तो हमारी इंडस्ट्रीज या हमारे घरों के अंदर जस्ट 10% वाटर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है और हमारी एग्रीकल्चर के अंदर 90% होता है। रीजन बीइंग कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो हो रही होती है, प्लांट्स ऑब्वियसली नीड वाटर, सो दैट्स वाई हमारा जितना भी वाटर का यूज होता है वो मोर देन 90% एग्रीकल्चर के लिए होता है। अब जहाँ इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ तो पोल्यूशन होगी। सो दैट्स वाई जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इंडस्ट्री जब चीज़ें क्रिएट करती है, प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है तो उसके यूज में कुछ ऐसे केमिकल्स क्रिएट करती है जो कि वो अनक्रिटिकली वाटर यानी कि नियर बाय वाटर बॉडीज जिसमें लेक है, रिवर है, स्ट्रीम्स है,
उनमें वो पानी रिलीज कर देती है। उस पानी के अंदर हैवी मेटल से लेकर टॉक्सिक केमिकल्स, स्क्रैप्स ऑफ मेटल, टॉक्सिक पॉइजन्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक एयर, तो वो तमाम चीज़ें जो होती है वो पानी के अंदर जब वो रिलीज करती है तो वो पानी जो होता है वो उस वाटर को पोल्यूट कर देता है। और सबसे बड़ी वो पोल्यूशन ये कॉज करता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो इनहिबिशन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोसेस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो होता है उसे बुरी तरह इफेक्ट करता है। फिर ये पानी, जब ये मछलियां इस पानी के अंदर रहेंगी तो उनकी जो डेवलपमेंट होती है उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्योंकि मेटल पॉइजनिंग की वजह से जो मछलियां होती हैं उनके अंदर जो फर्टिलिटी रेट होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियां जो होती है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर सकती। प्लस मेटल पॉइजनिंग की वजह से जो होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है वो भी स्लो हो जाती है। सो दैट्स वाई जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन का प्रोसेस डिक्रीज करवा रहा होता है, और उसके साथ साथ जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी जो है वो बुरी तरह इफेक्ट कर रहा होता है। और अगर मैं इसी इंडस्ट्रियल पोल्यूटेड वाटर को ह्यूमंस को दूं तो ह्यूमंस के अंदर भी जो है वो मेटल पॉइजनिंग और सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड डिजीज जो हैं वो इसकी वजह से क्रिएट होंगी और कॉज होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं लैंड की। लैंड को हम लोग सॉइल भी कहते हैं, और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये हमारी अर्थ की अपर क्रस्ट है। यानी अगर मैं अर्थ की क्रस्ट को देखूं तो उसके ऊपर जो टॉप लेयर है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे जो हैं वो इस सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सॉइल होती है ये हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली सपोर्ट करती है, यानी हम सब जो है वो सॉइल पे चलते हैं, पौधे इस सॉइल के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हुए ग्रो करते हैं, एंड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं वो तमाम जो है वो सॉइल में रहते हैं। इसके अलावा जो सॉइल है वो फ्रेश वाटर, यानी कि हमारे जो ग्राउंड वाटर होता है उसको होल्ड करके उसे रिजर्वायर, मेन रिजर्वायर के तौर पे काम करते हैं। और आपने अक्सर कुएं या जितना भी हम लोग पानी जो होता है वो मोटर से या बोरिंग के जरिए निकालते हैं, वो पानी हम लोग सॉइल से लेते हैं। अगर मैं अर्थ की कंपोजिशन की बात करूँ तो अर्थ में जहाँ 70% ओशन होते हैं वहाँ 29% जो है वो लैंड है। फिर अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। जब हम वाइल्ड लाइफ का नाम लेते हैं तो आप सबके जहन में जो है वो जंगली जानवर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि बायोलॉजिकल लैंग्वेज में वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात, उस तमाम प्लांट्स और एनिमल्स को कहते हैं जो कि ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस खुद से उन्हें नहीं करते। यानी कि अगर मैं वीट क्रॉप की बात करूँगी, अगर मैं कैटल की बात करूँगी तो वो वाइल्ड लाइफ में कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि उसको ह्यूमन ग्रो करवाते हैं या ह्यूमन पालते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो ह्यूमन नहीं पालते या ह्यूमन नहीं ग्रो करवाते उनको हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं। और ये जो वाइल्ड लाइफ होती है ये खुद ब खुद नेचुरल एनवायरनमेंट में खुद से ग्रो करने, फूड लेने की आदी होती है, और वो ह्यूमन पे डिपेंडेंट नहीं होती फॉर देयर फूड, फॉर देयर शेल्टर, फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो ये वाइल्ड लाइफ है ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो तमाम हमारे पास मेडिसिन के लिए हमें जितनी भी हर्ब्स चाहिए होती हैं, जो जितने भी जंगली जानवर या जितने भी हर्बीवोर्स जो होते हैं जिनको ह्यूमंस हंट करते हैं फॉर द फूड, ये तमाम जो होता है ये वाइल्ड एनवायरनमेंट पे ग्रो करते हैं और नरिश पाते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो ओवर हंटिंग की वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ को भी जो है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ये हमारा हालांकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन ह्यूमंस की ओवर हंटिंग या ओवर एक्सप्लॉयटेशन इस रिन्यूएबल रिसोर्स को कन्वर्ट कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम इनटू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और आपने अक्सर जो है, बल्कि आजकल तो डेली बेसिस पे आप लोग सुनते होंगे कि आज फलां एनिमल या प्लांट की स्पीशीज जो है वो दुनिया से एक्सटिंक्ट होगी। तो उस एक्सटिंक्शन की बड़ी वजह जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन भी है इनटू द एनवायरनमेंट। तो इसके साथ ही हम लोगों ने जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कस किया, और फिर हमने ये बात की कि हर रिन्यूएबल रिसोर्स को ह्यूमन जो है वो किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है और किस तरह से पोल्यूट कर रहा है।